आप सभी का +2 इकोनॉमिक्स की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित धारणाएं, जिसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है आपके पास राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल धारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की मूल धारणा है, अच्छे से समझ आ गई तो आपको पूरी की पूरी जो नेशनल इनकम है वो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको क्या है, ध्यान से समझना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, देश की घरेलू सीमा, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक देश की घरेलू सीमा होती क्या है? घरेलू सीमा मतलब अब जैसे सबकी सीमा होती है, जैसे हमारा जो एक पंचायत की सीमा होती है, हमारे एक गांव विलेज की सीमा होती है, एक पंचायत की सीमा होती है। इसी तरह एक फिर उसके बाद ब्लॉक की सीमा होती है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट की सीमा होती है, फिर अपने एक स्टेट की सीमा होती है, इसी तरह अपनी एक कंट्री की सीमा होती है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है, एक देश की घरेलू सीमा में आम बोलचाल की भाषा में घरेलू सीमा से अभिप्राय क्या है? राजनीति को भौगोलिक सीमा से लिया जाता है कि हमारी कितने की ज्योग्राफिकल एरिया है, परंतु राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि में घरेलू सीमा का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। यानी घरेलू सीमा की परिभाषा में हम बहुत सी बातें वो ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपका पहला क्या है कि देश की राजनीतिक या भौगोलिक सीमा समुद्री सहित वो शामिल की जाएगी। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो चलाए जाने वाले जो शिप्स है, ठीक है, जलयान है या वायुयान एयरक्राफ्ट्स है, उसको भी क्या है, उसको शामिल किया जाएगा। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल, प्राकृतिक गैस तैरते हुए जो प्लेटफॉर्म है उसको भी उसमें जो सीमा के अंतर्गत जो चलाया जाता है उसको भी शामिल किया जाएगा। एक देश में विदेशों में स्थित दूतावास, जो वाणिज्य दूतावास या सैनिक प्रतिष्ठान या वैज्ञानिक स्टेशन, ठीक है, ये सारे के सारे उसमें शामिल किए जाएंगे। यानी एक देश की घरेलू सीमा की धारणा में राजनीतिक सीमा से अधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत राजनीतिक सीमा के अतिरिक्त देश की जल सीमा, देश के निवासियों द्वारा विभिन्न देशों में चलाए जाने वाले जलयान, वायुयान तथा दूतावास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्लियर हो गया कि एक देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री है क्या चीज। तो इसी तरह से आपके पास एक शब्द आता है, इसमें दूसरा एक कंसेप्ट आता है, एक देश के सामान्य निवासी। ठीक है, आपके पास एक देश का सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश का सामान्य निवासी कौन? ठीक है, तो राष्ट्रीय लेखांकन में किसी देश के सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, गैर निवासियों की जो धारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका स्थान है। एक देश का सामान्य निवासी, सिंपल भाषा में हम कहें कि एक देश का सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो उस देश में सामान्यता रहता हो, अस्तित्व हो, जिसकी आर्थिक रुचि उस देश में केंद्रित है। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 वर्ष से ज़्यादा समय किसी भी देश में हुआ है, उस व्यक्ति को वो वहीं खाता है, पीता है, वही अपना पालन पोषण करता है, तो उस देश का वो क्या कहलाएगा? सामान्य निवासी कहलाएगा। एक देश का सामान्य निवासी के लिए क्या शर्त है कि उसको 1 वर्ष से अधिक समय होना जरूरी है और उसी देश में वो अपनी आर्थिक रुचि जो है वो अपना जो है खाता है, पीता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो इसी तरह एनआरआई आपने सुना होगा, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, एनआरआई सुना होगा, गैर निवासी। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो इस तरह एनआरआई क्या होगा? ठीक है, तो एनआरआई क्या होगा आपके पास? जैसे हम एक उदाहरण के लिए आप सपोज करो कि आपका कोई ब्रदर है और उसको 1 वर्ष से अधिक समय अमेरिका में हो गया है, तो वो भारत का नागरिक रहेगा, परंतु वो सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा, वह अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाएगा क्योंकि उसको 1 वर्ष से अधिक समय वहां हो गया है। ठीक है, और इसलिए वो भारत का गैर निवासी कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई।
यानी आपकी कंट्री का कोई स्थायी निवासी दूसरी कंट्री में कोई रह रहा, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रह रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैर निवासी कहेंगे। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक देश का सामान्य निवासी कौन हो गया, डेफिनेशन आती है, इसको याद करना है। ऐसा, और गैर निवासी कौन है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंसेप्ट है, जिसके आधार पर हम पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो समझेंगे। पहला आपके पास क्या है, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट, घरेलू एवं राष्ट्रीय धारणाएं। बच्चों इस बात को हमने समझना है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिए तो इजीली आप है पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक्स है इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड्स है, राइट। तो आपने क्या समझना है, घरेलू एवं राष्ट्रीय धारणाएं, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट। अब घरेलू जहां शब्द जुड़ गया तो घरेलू उत्पाद या आय से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद या आय की जो धारणा का संबंध है वो किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों, जिसमें सामान्य निवासी तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित उत्पादन से है, ठीक है। एक देश के जो भी घरेलू सीमा है, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादकों द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो सामान्य निवासी और गैर निवासी जो दोनों के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, आपके पास घरेलू उत्पाद कहेंगे। होगा घरेलू आय, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। और अगर हम इस घरेलू आय में, डोमेस्टिक इनकम में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर इस हम घरेलू आय में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय आय। यानी आपने जब राष्ट्रीय आय निकालनी होगी, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी घरेलू आय में हम क्या कर देंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर हमने घरेलू आय निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी घरेलू आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में से विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम में अगर हम विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय आय बन जाएगी। और राष्ट्रीय आय में से अगर हम विदेशों से शुद्ध साधन आय घटा देंगे तो क्या बन जाएगी, घरेलू आय बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आया नया, इसमें एक घरेलू सीमा तो हमने पढ़ ली कि क्या होती है घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पाद। अब हमारे पास जो नया शब्द है वो आया विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता क्या है ये भी आपको समझ आना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपके पास सिंपल सा है, किसी देश के सामान्य निवासी विदेशों में जो साधन आय प्राप्त करते हैं तथा गैर निवासी उस देश की जो साधन आय प्राप्त करते हैं उसके अंतर को हम क्या कहेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय कहेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहेंगे। यानी डेफिनेशन में हम क्लियर करेंगे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय से अभिप्राय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व को प्रदान की गई सेवाएं, साधन सेवाओं के बदले जो प्राप्त आय, और एक देश के घरेलू सीमा में गैर निवासियों का विदेशियों को जो प्राप्त प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले भुगतान की गई आय का अंतर है। यानी कोई हमारे देश में काम करता है विदेशी, वो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसको हम जो इनकम देते हैं। इस तरह हमारा कोई व्यक्ति बाहर जाके सर्विसेज देता है, उसे जो इनकम प्राप्त होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहलाएगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय कहलाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या हुई। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आपके पास आता है ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट। यानी अब आपके पास क्या आएगा, सकल एवं शुद्ध धारणाएं, ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट। बच्चों सीधा ध्यान रखना, ग्रोस यानी सकल, नेट यानी शुद्ध। यानी ग्रोस जो शब्द है वो क्या है, इससे अधिक विस्तृत है, नेट से अधिक विस्तृत है।
तो सिंपल ध्यान रखना है, जब भी ग्रोस पूछा हो, सकल पूछा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, स्थायी पूंजी का उपभोग हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन, जब भी आपके पास क्या पूछा हो, है बच्चों, प्यारे बच्चों, जब आपका ग्रोस पूछा हो, अगर ग्रोस शब्द पूछा है तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन या हम क्या बोलेंगे इसको, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी का उपभोग हम इसमें जोड़ देते हैं। सिंपल याद रखना है, पूरी की पूरी नेशनल इनकम इन्हीं कंसेप्ट पर डिपेंड है। ग्रोस जहां पूछा होगा तो वहां प्लस डेप्रिसिएशन, सीधी सी बात है, मूल्य ह्रास को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, स्थायी पूंजी उपभोग को वहां क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी के साथ नेट यानी शुद्ध, और जहां शुद्ध पूछा होगा, अगर शुद्ध आय पूछी होगी तो हम ग्रोस इनकम में से क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन यानी माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस में से, ग्रोस में से। यानी अगर शुद्ध आय निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, सकल आय माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग या डेप्रिसिएशन, एक ही बात है, डेप्रिसिएशन और स्थायी पूंजी का उपभोग, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। और अगर सकल आय पूछी हो तो शुद्ध उत्पाद नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, यानी शुद्ध में हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और तो नेट में क्या होगा आपके पास, नेट में क्या होगा, नेट में हम यहां क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस होता है और नेट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है। यह ध्यान रखना है, ग्रॉस वर्सेस नेट कंसेप्ट में बच्चों। ग्रोस में डेप्रिसिएशन जो होगा, स्थायी पूंजी का उपभोग होगा, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रोस बन गया, और नेट कैसे बनेगा, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन नेट बन गया। सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह लास्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वह क्या आपके पास, हाँ, अभी इसमें जो हमने डेप्रिसिएशन होता क्या है, ये भी आपको वो अच्छी तरह आना चाहिए कि ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, जो सामान्य टूट फूट होती है या आकस्मिक हानि होती है या प्रचलन के कारण जो स्थायी पूंजी के मूल्य में जो कमी आती है, उसे हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। यानी स्थायी पूंजी का उपभोग, जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर, आकस्मिक हानि, कोई सामान्य टूट फूट होगी, ठीक है, या आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो मशीनों, यंत्रों या फैक्ट्री में, इमारत, पूंजीगत वस्तु में कोई घिसावट, सामान्य टूट-फूट होगी। और इसके साथ एक्सेप्टेड जो ऑब्सोलेंसेस जो आपके पास है, प्रत्याशित जो अप्रचलन है, किसी कारणवश या तकनीकी कारण से अगर मशीनें क्या है, बंद है, तो उसके मूल्य में क्या आएगी, कमी आएगी। या कोई एक्सीडेंटल डैमेज जो आपके पास है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो क्या है, ये सारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा या स्थायी पूंजी का उपभोग कहलाएगा। यानी ग्रोस में हम क्या कर देंगे, स्थायी पूंजी का उपभोग, डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और नेट में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लास्ट कंसेप्ट जो है आपके पास, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट, बाजार कीमत और साधन लागत धारणा है। सिंपल सी बात है, बाजार कीमत की धारणा एक्सपेंडिचर अप्रोचेस की धारणा है, और आपके पास साधन लागत की धारणा इनकम अप्रोचेस की धारणा है। अब आपने इसमें ध्यान क्या रखना है, यानी मार्केट प्राइस आपके पास जब पूछा होगा, ठीक है, तो मार्केट प्राइस में हम क्या कर देंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, ये क्या होगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये आपके पास क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यानी अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी जो आर्थिक सहायता का अंतर होगा, वो क्या कहलाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। यानी मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा बच्चों, जुड़ेगा। यानी जब मार्केट प्राइस निकालना होगा तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी,
ठीक है, तो यानी मार्केट प्राइस में प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होगा, ये ध्यान रखना है। और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे साधन लागत की, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ फिर इसमें, तो यहां क्या क्या आएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी क्या कहलाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। सिंपल से कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब मार्केट प्राइस निकालना हो, बाजार कीमत पर कोई भी इनकम पूछी हो, तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम जोड़ेंगे, यानी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और जब हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, साधन लागत निकालनी हो, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो आपके पास ये 3 कंसेप्ट जो हो गए, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कंसेप्ट, ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट, और मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट। ये तीनों कंसेप्ट बच्चे, प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी नेशनल इनकम में अगर आपको ये 3 कंसेप्ट समझ आ गए, तो आप पूरी की पूरी नेशनल इनकम क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने अच्छे से वीडियो देखना है, समझना है। कहीं समझ नहीं आता है तो मुझे कॉल व्हाट्सएप करना है। धन्यवाद।